भाजपा का जो जो पुराना से पुराना कार्यकर्ता है, उसको भी लग रहा है कि अगर आप इस तेजी से उन्हीं दागी बागी भ्रष्टाचारियों को, व्याभिचारियों, जिनको आपने तमाम तरह की बातें करते थे, जब आप उनको अपने दल में ले आ रहे हैं, तो फिर वो जो कार्यकर्ता वो हताश हो गया। उसे लगा कि इससे तो कुछ होना नहीं है, जब इन्होंने यहाँ आकर बैठ जाना है। और ये जो सिर्फ टव्वल वाली स्थिति है, उसी के कारण कम मतदान हुआ। 60 लाख लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई, खर्चा किया गया उस पर, क्योंकि आम जनता का पैसा होता है जो देश में खर्च किया जाता है तमाम योजनाओं पर। मैच कराए गए, टूर्नामेंट भी कराए गए मतदान बढ़ाने के लिए। हालांकि वो जब आंकड़े सामने आए तो मतदान प्रतिशत जो था वो लगातार गिरता जा रहा। चुनाव आयोग के जो इस प्रदेश में हेड है, मैं उनका एक बड़ा निराशाजनक बयान देख रहा था, और वो कह रहे थे कि उस दिन बहुत सारी शादियां थी। फिर वो कह रहे हैं कि उस दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब आप एक आईएएस अधिकारी होकर क्या आपको नहीं पता कि चुनाव आयोग जो पूरे देश में चुनाव करवा रहा है, क्या उनको नहीं पता था कि वो कौन से दिन पे चुनाव करवा रहे हैं? और अभी तो अप्रैल के मिड में इलेक्शन हो गया। अभी तो ये इलेक्शन आपके जून तक जाना है। बिल्कुल, जो अगले जो 4 5 6 और से चलना राउंड होंगे जी। तो क्या आप ये मान के चलेंगे कि गर्मी और बढ़ेगी और वोटिंग परसेंट डाउन होगा? वो ये नहीं बता रहे कि उनकी नाकामी है। तो क्या वाकई में ये जो मोदी लहर की चर्चा चल रही है, ये 2014 और 19 के बाद जो कम प्रतिशत देखने को मिला, ये कम हो गई है? बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव के दौरान वोट करने नहीं आए। प्रतापनगर बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, सल्ट भी बहुत दूरस्थ है। आपको ध्यान होगा कि जब सल्ट में पिछली बार उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव के दौरान दिल्ली से बसें भर भर के आ रही थी। मतलब इसी देश में आज की तारीख में एक एक मतदाता के पास 2 2 3 3 वोटर कार्ड हैं। गर्मियों का मौसम जारी है और उत्तराखंड में राजनीतिक गर्मियां भी चरम पर हैं। बीते 19 अप्रैल को देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, और कहीं ना कहीं जो उसके बाद आंकड़े सामने आए, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चिंतित हैं। और खासतौर से अगर बात करें तो सत्ताधारी दल के लिए भी एक चिंता का विषय है। आज तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि लगभग 60 लाख लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई, खर्चा किया गया उस पर, क्योंकि आम जनता का पैसा होता है जो देश में खर्च किया जाता है तमाम योजनाओं पर। मैच कराए गए, टूर्नामेंट भी कराए गए मतदान बढ़ाने के लिए। हालांकि वो जब आंकड़े सामने आए तो मतदान प्रतिशत जो था वो लगातार गिरता जा रहा है। और आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भी बात करेंगे, किस तरह से प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है कम मतदान होने से। और उन पहाड़ी क्षेत्रों की बात भी करेंगे जहां पर दुर्गम स्थलों पर लगभग 25 जगहों पर जो रिपोर्ट सामने आई है कि चुनाव का बहिष्कार भी हुआ है, और लोग जो है कहीं ना कहीं जो राजनेता उनसे वादा करके जाते हैं उनसे लोग नाखुश हैं। और क्या ये शहरी क्षेत्रों में भी जो मतदान कम हुआ है, ये जो वादे और करके जाते हैं उसके बाद काम नहीं होते, क्या ये लोकतंत्र के प्रति जनता जो है वो कहीं जो है एक उस आशा से जो देखती थी वो उन्हें देखना बंद कर दिया है? तो आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है हरी टीवी पर। थैंक यू बॉस। तो आज बात करेंगे सबसे पहले कम मतदान को लेकर, जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ, उसके साथ साथ जो 5 लोकसभा में मतदान कम हुआ है। तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने जो है वो पेश करने जा रहा हूं। 2019 और 2024 का हमने आंकड़े निकाले हैं कि कहां कहां पर कितने परसेंट जो 5 लोकसभा में जो पोलिंग हुई है। पहले मतदान क्योंकि कम हुआ उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो 2019 अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा लोकसभा में 50.6% मतदान हुआ था, जो घटकर अल्मोड़ा में 48.82% लगभग हो गया है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं लेकिन लगभग ये इतना ही रहेगा। पौड़ी की बात करें तो 53.20% मतदान 2019 में देखने को मिला था, जो घटकर 52.42% अब वहां पर रह गया है। और टिहरी की बात करें तो वहां पर भी 57.83% मतदान जो 2019 में देखने को मिला था, वो 53.76% मतदान जो है लगभग ये 4% मतदान कम टिहरी क्षेत्र में हुआ है। और हरिद्वार और नैनीताल 2 ऐसी सीटें जहां पर सबसे कम मतदान देखने को मिला उत्तराखंड में। लगभग 5 से 6% कम मतदान आया है। प्रतिशत 68.73% हरिद्वार का था 2019 में, तो घटकर 63.53% जो आखिरी आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए उनके मुताबिक हम आपको ये डेटा बता रहे हैं। और नैनीताल में 68.32% जो मतदान था वो घटकर 62.73% रह गया है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में लगभग 57.2% मतदान है, जो पिछले चुनाव में लगभग 61-61.5% था। लगभग 3-3.5% का जो ये कम मतदान हुआ है, इसने राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। तो सबसे पहले हम इस पर गजेंद्र रावत जी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार उत्तराखंड के मुद्दों पर बारीकी से नजर रखते हैं, राजनीतिक मामलों पर, उनसे बात करेंगे। मतदान जो कम हुआ है ये किसकी चिंता बढ़ा रहा है और इसके पीछे के आखिर क्या कारण है सर? मतदान का कम होना मतलब अभी कुछ दिन पहले कहा जाता था कि ये उत्सव है, पर्व है, लोक पर्व इसे कहा जा रहा था। और जिस प्रकार से करोड़ों रुपए इस कार्य के ऊपर खर्च किए गए, लोगों को अवेयर किया जा रहा था,
तो और इतना इसका परसेंटेज डाउन आना ये दिखाता है कि जो सरकार की जो तैयारियां थी और जो चुनाव आयोग की तैयारियां थी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का बयान था कि उन्होंने दूसरे दलों के 18,000 लोगों को ज्वाइन करवाया है। तो जब आपके 18,000 नए पन्ना प्रमुख आपके पास आ गए हैं तो आपका वोट परसेंटेज डाउन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और वो भी उस दौर में हो रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि कोट द्वार में एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। वो मीटिंग में भाजपा के बैनर के नीचे जो है मीटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस चुनाव के भीतर अब विधानसभा अध्यक्ष जैसा संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अब वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। वो रोड शो कर रहे थे, उन्होंने शक्ति केंद्रों की बैठक ली और सरेआम वो जो है बड़े बड़े बैठकों में दिखाई दिए। जी तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं, इतनी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो आपका मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक नहीं आया। ये दिखाता है कि जो उत्सव का जो माहौल था, जो पर्व दिखना चाहिए था, लाभ कोई भी जो त्योहार होता है बिल्कुल उस त्योहार में जोश खरोश होता है। तो जिन बूथ पर बड़ी संख्या में वोट पड़ने थे वो निराशा का वातावरण था। और जो ये भी बताया जा रहा है कि जो जिन सीटों को भाजपा कभी नहीं जीत पाई, वो प्रचंड मोदी लहर में भी नहीं जीत पाई, वहां पर इस बार 70% से ऊपर बहुत जगह पर वोट पड़े हैं। तो ये जो फाइनली जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कि था क्या मामला। लेकिन जिस अंदाज में चुनाव लड़ा गया उस अंदाज में वोटिंग परसेंटेज का तब डाउन होना कि जो सत्ताधारी दल भाजपा है उसने जो है दूसरे दलों के जो पूर्व विधायक थे, जिन लोगों को 10-12 लोग तो ऐसे जिन्होंने 2022 में जिनको टिकट दिए गए थे कांग्रेस की ओर से, बिल्कुल तमाम दूसरी जगह से, उनको भी अपनी पार्टी में आप ले आए। आपने जो सिटिंग एमएलए थे राजू भंडारी, आप उनको भी ले आए। और इन सबको करने के बावजूद अगर वोटिंग परसेंटेज आपका ऊपर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। और ऐसा लग रहा है कि संभवतः जो आम जनमानस है या जो बीजेपी का भी जो वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता था वो भी इसलिए उत्साहित नहीं, तो उसको भी लगा कि जब आपने उनके ऊपर इन्हीं लोगों को बैठा देना है तो शायद यही कारण रहे होंगे। एक ये निकल कर आ रहा है कि भाजपा जिस तरीके से बात करती है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, 400 पार का नारा लगा था, उसके बाद 25 जो एक पन्ना प्रमुख होता है उसके नीचे कार्यकर्ता रहते हैं। वो चुनाव के वाले दिन जो है 11 बजे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पिछले मतदान के अकॉर्डिंग 11 साढ़े 11 बजे तक वोटिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से वो जोश जुनून शाम तक वो देखने को नहीं मिला, बस्ते खाली पड़े रहे। हमने भी लगातार चुनाव की कवरेज की है और 2014 की बात करें और 19 की बात करें तो लगातार ये मत प्रतिशत गिरता जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा मैसेज जा रहा है। गांव में तो सीधे तौर पर देखा गया बहिष्कार हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्र में सामूहिक बहिष्कार तो नहीं हुआ, लेकिन लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो क्या उसे भी एक बहिष्कार की तरह माना जाए, क्योंकि शहर में अक्सर जनता जो है बोलती नहीं है कैमरे के आगे आकर। इसको क्या समझते हैं आप? इसका बहुत मोटा हिसाब ये है कि आपने एक तरफ जब भाजपा यहाँ चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस, दो पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही थी। तो जो 10 साल से जिस पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो अपने किस एजेंडे को लेकर जनता के पास गई और उन्होंने जो 10 साल में जो काम किया उनसे जनता कितना उत्साहित थी। और दूसरी तरफ वो विपक्ष आपके सामने था जिनके नेताओं को आप हर दिन ज्वाइन करवा रहे थे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन जो है बड़ी बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग ना हो रही हो। जी जी। तो उस क्षण में मतलब वो जो उत्तराखंड का जो मतदाता है उस मतदाता की समझ में ये बात नहीं आई कि जिस देश ने इतनी बड़ी बात कही कि देश के प्रधानमंत्री ने कही थी कि भाई अग्निवीर योजना बहुत ड्रेस्टिक चेंज लाने वाली है, बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो देश के प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, तमाम केंद्रीय मंत्री, उनकी पार्टी के अध्यक्ष आए और बड़ी बड़े स्टार प्रचारक आए, योगी आदित्यनाथ थे। किसी के मुंह से हमने अग्निवीर का आ नहीं सुना। अब आप देखिए कि जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई योजना आप लेकर आए, जो युवाओं से जुड़ी हुई योजना, और वो इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार का जो है सैनिक पृष्ठभूमि से जो है कनेक्ट ना हो, ताल्लुक ना रखता हूं। ये सीमांत प्रदेश है। आज की तारीख में भी हमारे 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली अभी भी वहां जॉब कर रहे हैं। कम से कम 1-1.5 लाख के करीब ऐसी फैमिली है जहाँ रिटायर्ड लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो मैसेज था अग्निवीर योजना को लेकर और उसके जो रेफरेंस निकल के आ रहे थे, वो लोगों को लगा कि उनके साथ छलावा हुआ है। और ये इशू था। दूसरा इशू जो अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर आम जनमानस के बीच एक मैसेज था कि भाई आखिरकार एक परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आपकी सरकार ने कहा था कि आप जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी नहीं। आपने कहा था हमको न्याय दिलाएंगे, उनके कई बार वो बदलते रह गए जो सरकारी वकील थे। तो जिस प्रकार से सरकार ने जो
अपने कामों को भी नहीं प्रेजेंट किया। तो मुझे लगा कि जो जनता है, जो वोटर है, जो महिलाएं कम गई, जो युवा नहीं गया, जो जो जिन लोगों को लगता था, जो पहले वोट करते थे, उनको लगा कि ये तो सिर्फ जो है लफाजियां हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो डाउनफॉल हुआ। और दूसरा ये भी था कि भाजपा का जो जो पुराना से पुराना कार्यकर्ता है, उसको भी लग रहा है कि अगर आप इस तेजी से उन्हीं दागी बागी भ्रष्टाचारियों को, व्याभिचारियों, जिनको आपने तमाम तरह की बातें करते थे, जब आप उनको अपने दल में ले आ रहे हैं, तो फिर वो जो कार्यकर्ता वो हताश हो गया। उसे लगा कि इससे तो कुछ होना नहीं है, जब इन्होंने यहाँ आकर बैठ जाना है। और ये जो सिर्फ टब्बल वाली स्थिति है, उसी के कारण कम मतदान हुआ। और उस कम मतदान के कारण जो है निश्चित रूप से स्टेट का नुकसान होता है। आप जिन प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, जब वो दोबारा से आपकी परीक्षा में तो आता है कि भाई आपने उसको 5 साल का टेन्योर दिया, फिर एक बार और दे दिया, 2-2 बार वो बन गए। और यहाँ तो आपने 3-3 बार वाले सांसद देखे। जब उनसे आप सवाल पूछने जाओ और वो इशू बेस्ड ही कोई बात ना हो, तो निश्चित रूप से वो हताशा, निराशा जो है इस प्रदेश के लिए घातक मैं समझता हूँ। जी, जैसे शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो जहां भाजपा के सिटिंग विधायक हैं और कई मंत्री भी हैं, सिर्फ एक प्रतापनगर ऐसी सीट है जहां टिहरी की, जहां कांग्रेस के एक विधायक है, वहां पर कम वोटिंग देखने को मिली। वरना अगर पांचों लोकसभा की बात करें तो सिर्फ वो एक सीट को छोड़कर टॉप 3 सीटों में अधिकतर लगभग 15 सीट है, उनमें से 14 सीट ऐसी हैं जहां भाजपा के सिटिंग विधायक और मंत्री हैं। और उन पर जो मतदान प्रतिशत है, लगभग हरिद्वार में तो 51% देखने को मिला कम, धर्मपुर, ऋषिकेश और रुड़की, और हरिद्वार में थोड़ा बढ़ा है उससे। लेकिन अन्य सीटों, पहाड़ों क्षेत्रों की बात करें तो वहां 40% के आसपास एक एवरेज मतदान जो है वो देखने को मिला है। तो क्या जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो, जैसा आपने बताया कि हताश हैं कि दूसरे नेता पार्टी में आ रहे हैं, इसको एक भीतरघात भी मान सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इस पर? और दरअसल जो आपने कहा ना कि ये भीतरघात, निश्चित रूप भीतरघात तो हर चुनाव में होता है और ये सब दल के साथ होता है। अभी चूंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बैक स्टेज वाले जो लोग हैं वो बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, या वो चेक करते रहते कौन आदमी कोई गड़बड़ ना करते। लेकिन जिस अंदाज में शुरू में आपने देखा कि प्रीतम सिंह चुनाव से भाग गए, यशपाल आर्य भाग गए, और मनीष खंडूड़ी तो पार्टी छोड़कर ही भाग गए जी, हरीश रावत ने चुनाव से जो है अपने को अलग कर दिया, अपने बेटे को ले आए जी। उसके कारण शुरुआत में जो माहौल था वो ऐसा लगता था कि एक तरफा चीजें जा रही हैं और में जा रही थी, मतलब ऐसा लगता कि सामने कोई है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो धीरे धीरे आपने जैसे गणेश गोदियाल का चुनाव उठता हुआ देखा, उन्होंने कैंपेन को दूसरे वे में ले जाकर जो है अपनी पारी की स्टार्टिंग करी, तो उस लिहाज से कई सारी जगहों पर उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। तो जहां तक ये कि प्रतापनगर में सबसे कम पोल हुआ, ये जो ज्यादा कम होने वाला जो बहुत सारी सिचुएशन मैं ये देखता हूँ कि उस प्रतापनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, और जो पूरे देश में एक बात आती है, प्रतापनगर का एक मैं क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के विधायक हैं सबसे कम वहां पर। मैं बता रहा हूं कि पोलिंग हुई है टॉप टिहरी की सीट में, लेकिन सल्ट ऐसी विधानसभा है जहां पर सिर्फ 31% पोलिंग हुई है। सल्ट में चूंकि बीजेपी के एमएलए है, जी, वो हाँ, तो एक बात ये भी निकल कर आ रही थी और इस इलेक्शन से पहले भी बात हो रही थी कि जो आपका वोटर कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस चुनाव के दौरान वोट करने नहीं आए। प्रतापनगर बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, सल्ट भी बहुत दूरस्थ है। आपको ध्यान होगा कि जब सल्ट में पिछली बार उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव के दौरान दिल्ली से बसें भर भर के आ रही थी। मतलब इसी देश में आज की तारीख में एक एक मतदाता के पास 2-2, 3-3 वोटर कार्ड हैं। ये जस्टिफाइड बात है। आज की तारीख में भी अगर सारे जो वोटर कार्ड हैं वो आपके आधार से अगर लिंक हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि करोड़ों की संख्या में मतदाताओं का जो है वो कम हो जाएंगे, आंकड़े कम हो जाएंगे। अब आप लगाइए जिस आदमी का प्रतापनगर में वोट बना हुआ है उसका टिहरी नगर पालिका क्षेत्र में बना हुआ है, उसमें से एक बड़ा वर्ग है जो ढालवाला में जिसका वोट बना है, उसमें से बहुत सारे लोग जिनका देहरादून में वोट बना हुआ है। ऐसे जो लोग पूरे देश में स्थिति है, वो प्रतापनगर का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो मेरी जन्मस्थली है। जी जी। और इस प्रकार से जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको लगा वो देहरादून में वोट दे दे रहे हैं, इस बार वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी को लगा वो नई टिहरी शहर में वोट कर रहे हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये इसके गड़बड़ाने का मैं कारण मानता हूँ। और इसे तो चुनाव आयोग की एक जो उन्होंने तैयारी करी थी उस पर एक बड़ा सवाल लगभग खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग के जो इस प्रदेश में हेड है, मैं उनका एक बड़ा निराशाजनक बयान देख रहा था और वो कह रहे थे कि उस दिन बहुत सारी शादियां थी, फिर वो कह रहे हैं कि उस दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी। अब आप एक आईएएस अधिकारी होकर क्या आपको नहीं पता कि चुनाव आयोग जो पूरे देश में चुनाव करवा रहा है, क्या उनको नहीं पता था कि वो कौन से दिन पे चुनाव करवा रहे हैं? और अभी तो अप्रैल के मिड में इलेक्शन हो गया
अभी तो ये इलेक्शन आपके जून तक जाना है, बिल्कुल, जो अगले जो 4 5 6 और अगले जो चरण है। राउंड होंगे जी। तो क्या आप ये मान के चलेंगे कि गर्मी और बढ़ेगी और वोटिंग परसेंट डाउन होगा? वो ये नहीं बता रहे कि उनकी नाकामी है। अगर आपने जो है 60 लाख लोगों को मतदान वो जो है शपथ दिलाई है, थी जी, स्वीप आपने हजारों करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए, तो जब आप रिजल्ट देने की नौबत आती है तो आप ऐसे मुकर कैसे आएंगे चीजों से? तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव आयोग भी उसका भी बहुत बड़ा फेलियर है। आप अपनी बात को समझा नहीं पाए लोगों को। और ये इसलिए भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इस इलेक्शन के दौरान भी कई मौके ऐसे आए कि जब ये देखा गया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के साथ खड़ा हुआ प्रतीत हुआ। आपने देखा कि जिस शिक्षक की मैं बात कर रहा था कि वो बीजेपी के लिए वोट करने की बात करते, वो कोई सामान्य शिक्षक नहीं थे। उनकी ड्यूटी एज ए पीठासीन अधिकारी लगी हुई है। अब एक पीठासीन अधिकारी अगर एक किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह भाषण दे रहे हैं, तो सिर्फ आप इस अंदाज में उनको उनके पीठासीन अधिकारी से बात कर बच नहीं सकते ना। आपने जो कर्मचारी जो आचरण नियमावली है उसके तहत उस शिक्षक के ऊपर मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? और जो पौड़ी के जिलाधिकारी हैं, एक यंगस्टर है, उनको ये तो उनके लिए भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि आप यूपीएससी से निकले हुए लोग हैं, आपने जो है एलबीएस से पढ़ाई करी है, और ये इतनी मतलब कल के दिन जो नया बैच है जो अब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, वो भी तो देख रहे होंगे कि जिस दिन एक शिक्षक इस प्रकार का आचरण कर रहा था और जो तमाम शिकायतें बीच बीच में देखने को मिली कि कई शिकायतें उनके पास आ जाए, और सिर्फ अकेले वही जिलाधिकारी नहीं, इस प्रदेश के हर जिलाधिकारी से यही अपेक्षा जो है आम जनमानस करता है कि भाई आप जो है जनता के अनुरूप काम करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर क्या मैसेज जाएगा कि आप क्या आपकी जो शिक्षा दीक्षा जो फाइन ब्रेन है, क्या इसलिए है कि आप सत्ताधारी दल के साथ खड़े हो जाएंगे या उनको चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे? तो ये उन लोगों के ऊपर एक गंभीर सवाल मैं मानता हूँ। ठीक। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल है इस मतदान को लेकर। क्या जमीन पर 2014 और 2019 में दिखने वाली प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में आए और अच्छा खासा जन सैलाब उनकी रैली में भी यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन वही मतदान प्रतिशत जब कम होता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह ये खड़े होने लग गए, जो चर्चा चल रही है क्या इस चुनाव में, और महाराष्ट्र की तो एक जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करी है कि इस समय मोदी लहर जो है वो दिखाई नहीं दी फर्स्ट फेज में, तो आप अपने घर घर तक जाइए और लोगों को जो है वोट डालने की अपील करें, उनको वोट डलवाएं। तो क्या वाकई में ये जो मोदी लहर की चर्चा चल रही है ये 2014 और 19 के बाद जो कम प्रतिशत देखने को मिला, ये कम हो गई है? मोदी लहर का अगर जहां तक आप एग्जामिन करना चाह रहे हैं तो इस प्रदेश में जो सबसे क्रूशियल इलेक्शन की जब बात हो रही थी, वो लहर है या नहीं है, पौड़ी लोकसभा में उसकी चर्चा हो रही थी। और जिस अंदाज में बीजेपी ने एक एक करके बड़े बड़े स्टार कैंडिडेट उतारा वहां पर, प्रचारक, कैंडिडेट भी उनके स्टार थे और जो प्रचारक भी थे उसी लेवल के थे। तो जो बैक टू बैक उनको करवाना पड़ा प्रोग्राम, तो मुझे लग रहा है कि जो अगर वो लहर होती तो उनको पहले तो अपने एजेंडे पे काम करते, वो अपनी बात रखते कि हमने 10 साल में ये काम किया और आगे हमारे पास ये प्रपोजल है, उस पर कहीं बात ही नहीं हो रही थी। यहां आकर भी आपने प्रधानमंत्री की रैली में क्या सुना? प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है मंदिरों की उन्होंने बात की कि उस जो है आपके ज्वालपा देवी मंदिर, केदारनाथ वो क्या नाम इनका जो और मंदिर हमारे माँ चंद्रबदनी का उन्होंने नाम लिया, कुंजापुरी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन शक्ति स्तरों को खत्म करने जा रही है, ये उनके एजेंडे में। अब देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात बोलनी पड़ रही है, और वो भी कब बोल रहे हैं आप, जब नवरात्रे चल रहे हैं। वो जानते हैं इस बात को कि यहाँ के जो लोग हैं ये जो इन शक्तिपीठों से जुड़े हुए हैं, और आप उस बीच में अगर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसी दिन उनके बयान में हताशा नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने किसी बात को बता नहीं पा रहे कि उन्होंने कौन से अच्छे काम किए, बल्कि वो थोपना चाह रहे थे कि वही बात जिसके लिए जाने जाते हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, लोग इस प्रकार से वोट करने लग जाए। मुझे लगता है कि जो लहर वाली बात थी इस इलेक्शन में कहीं देखने को इसलिए भी नहीं मिली कि एक तो खुद ही प्रेजेंट नहीं कर पाए, और जो उनका जो कार्यकर्ता हमने इससे पहले के चुनाव में दिखते थे कि वो लगातार लोगों को मोटिवेट करते थे, उनको स्कूटर में बिठा बिठा के ले जाते थे। बिल्कुल 11th आवर हम देखते रहते कि एक एक आदमी की वहां गिनती होती कि वो वोट करने नहीं आया। तो हम भी जब वोट करने गए तो हमने भी अपने बूथ पर वहां उनके जो बीजेपी के लोग, हमारे गांव के लोग, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उनका भी एक ही जवाब था कि जब आपने लाके कांग्रेस के लोग हमारे सर बैठा देना तो यहाँ काम करके कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए जो वो मोदी लहर की बात थी, ये तमाम बातें थी, ये लोगों को कहीं इस बार जो है करेक्ट नहीं कर पाए। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमने देखा है इस बार। हाँ, वो आपने देखा कि जो लोग लड़ रहे, जो फाइट कर रहे थे, वो तमाम सीटों पर आपने देखा कि उन लोगों ने भी ये सोच लिया कि अगर मोदी के नाम पर ही अगर फाइट करेंगे तो शायद वो कहीं नहीं टिक पाएंगे।
तो उन्होंने, वो जो लोग थे, उन्होंने निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे थे उनसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, और इसलिए चुनाव आखिर आखिर में आपको जो है काफी रोचक होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर आज आपने सुना कि हमने मतदान से लेकर तमाम जो मोदी लहर और कम मतदान प्रतिशत उत्तराखंड में देखने को मिला है, जिस तरीके से आंकड़े जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और अपनी स्क्रीन के माध्यम से भी ये आपको दिखा रहे हैं कि 57.2% जो मतदान उत्तराखंड में देखने को मिला, और उसमें तमाम जो लोकसभा सीटों का हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ बदलाव 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखना होगा कि किस तरीके से ये नुकसान जो है जो पार्टियां हैं उनको किसको नुकसान होगा, और जीत हार का जो 5 लाख पार का जो नारा लगाया जा रहा था उस पर भी देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीतेगी वो कितने मार्जिन से ये सीटें जीतने में कामयाब होगी। तो खास खबर को लेकर आपके बीच में आज जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।